Hi class 8. So today we are going to study about some of the characteristics of vibrations. Now first of all, as we have already discussed, what are vibrations, class? Vibrations are nothing but the to and fro movement of something is known as vibrations. So back and forth motion is called vibration, and the other name of vibration is also oscillation. आप इसी को oscillation भी बोलते हो, या तो vibration बोल लो या फिर oscillation बोल लो. So let us have a look at this. What is this? This is a pendulum. ये आपका support है, ये आपकी thread है जिससे आपने ये इसको tie कर रखा है. You must have seen old clocks. Clocks देखिए pendulum वाली जो ऐसे 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 घूमती रहती हैं. सही. So a simple pendulum is basically an object like this. इसमें एक thread होती है which is connected to your support, and this is known as bob. इस बोलते हो bob, राइट. सेंटर पोजीशन इज योर मेन पोजीशन. जब ये पेंडुलम पेंडुलम ऐसे ऐसे करके मूव करता है तो दिस सेंटर पोजीशन इज योर मेन पोजीशन और सेंट्रल पोजीशन. जब वो इधर मूव कर रहा है इधर मूव कर रहा है, दीज टू आर योर एक्सट्रीम पोजीशंस. ठीक है. So the bob is connected to a thread with a support. Now let us understand what is amplitude, time period and frequency. All these three are the characteristics of vibrations. ये vibrations की characteristics ही हैं. So let us come to amplitude. Now in simple terms we'll see the definition later on. Let us understand what amplitude is first of all. Can you see the center position? I have marked it as A. जब ये bob जब ये pendulum कितना इस साइड मूव कर सकता है और फिर बीच में आएगा, और कितना इस साइड मूव कर सकता है, तो इसका डिस्टेंस ये यहाँ से कितना डिस्प्लेस हो पा रहा है या फिर ये यहाँ से A to C कितना डिस्प्लेस हो पा रहा है. यानी कि अगर इफ आई एम द पेंडुलम, मैं यहाँ से कितना इधर तक डिस्प्लेस हो पा रही हूँ और कितना इधर तक डिस्प्लेस हो पा रही हूँ, तो दैट इज माई डिस्प्लेसमेंट. तो मैक्सिमम एक पेंडुलम कितना ये डिस्टेंस कवर कर सकता है और कितना ये डिस्टेंस कवर कर सकता है, ये उसका होता है एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. जो आपका वाइब्रेट हो रहा है वो कितना डिस्टेंस तक जा रहा है एंड वापस आ रहा है फ्रॉम द सेंट्रल पोजिशन. यानी कि अगर मैं ए बी की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इतना देखूँ, इस साइड की बात करूँ, तो ए टू बी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो विल कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट. तो ए टू बी कितना गया है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड. या फिर ए टू सी कितना गया है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड. यानी कि वो ए टू बी कितना गया है एंड ए टू सी कितना गया है. ये यहाँ ए टू बी जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और ए टू सी जाने में कितना वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है. दैट इज योर एम्पलीट्यूड. फाइन. नाउ आप एम्पलीट्यूड को कैसे बढ़ा सकते हो. अगर आप बॉब को एक बहुत ऊंची वाली हाइट से अगर एक बॉब को ड्रॉप करते हो, ठीक है, या एक बॉब को हाइट देते हो अच्छी खासी, तो फिर वो उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. सो आई होप यू आर क्लियर विद द एम्पलीट्यूड. So maximum amplitude can be achieved by releasing a bob from a raised height. अगर आप हाइट डिक्रीज कर दोगे तो आपके बॉब का एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हो जाएगा. अब हाइट इंक्रीज कर दोगे तो आपके बॉब का आपके पेंडुलम का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज कर जाएगा. राइट. नाउ लेट्स कम टू टाइम पीरियड. अब टाइम पीरियड इज कितना टाइम लगा है उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, यानी कि एक वाइब्रेशन करने में. एंड हाउ आर यू गोइंग टू काउंट इट एज वन वाइब्रेशन. सपोज ये बी पे है तो बी या ए पे है, ए से बी पे गया, बी से सी पे आया एंड वापस से ए पे आया. या लेट्स स्टार्ट विद बी. अगर बी पे है तो बी पे ये इतना कैसे गया और फिर वापस बी पे आना, यानी कि बी टू सी गया एंड देन बैक टू बी. तो कितने टाइम में वो बी से सी पे गया एंड देन वापस से बी पे आया, दैट विल बी काउंटेड एज योर वन ऑसिलेशन. तो कितने टाइम में इट हैज कंप्लीटेड दैट वन ऑसिलेशन, दैट इज योर टाइम पीरियड. सो इट इज नथिंग बट द टाइम टेकन. कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. तो उसने वन वाइब्रेशन कितनी देर में कंप्लीट किया. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू. दिस इज वन वाइब्रेशन, दिस इज टू वाइब्रेशन, दिस इज थ्री वाइब्रेशन. राइट. सो ऐसे ऐसे करके वो ये क्या है, उसका टाइम पीरियड है कि हाउ मच टाइम इज इट टेकिंग टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन. फाइन. सो यू क्लियर विद द टाइम पीरियड. यानी कि वो बी से सी में कितनी देर पे जाता है और सी से वापस बी में कितनी देर पे आता है. Fine. Now let's come to the last one, which is frequency. Now time period is denoted by T. Frequency is denoted by small f. What is frequency now? कि वो
एक गिवन टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट कर पा रहा है, जैसे कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, वो कितनी बार वो वाइब्रेट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल फल से कि अब इफ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस पेंडुलम, राइट, सो आई वांट टू कैलकुलेट कि ये 3 मिनट में कितनी वाइब्रेशन कर रहा है. तो यू से लाइक फॉर एग्जाम्पल ये 3 मिनट में 10 वाइब्रेशंस कर रहा है, यानी कि वो 10 राउंड ऐसे ऐसे कंप्लीट कर रहा है. तो जो नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स और वो कितनी कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. तो जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो आती हैं आपकी फ्रीक्वेंसी में, कि उसने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को कंप्लीट किया है. जैसे 5 सेकेंड्स में उसने 10 ऑसिलेशंस की हैं, ठीक है, यानी कि 5 सेकेंड्स में वो 10 बारी ऐसे मूव हुआ है. सो वो जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर योर फ्रीक्वेंसी. जैसे 10 मिनट्स में सपोज आई से उसने 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए, यानी कि 10 मिनट्स में वो 40 बार ऐसे ऐसे करके मूव किया है. So that was all about time period, amplitude and frequency. Now as I said, frequency is denoted by small f. Small f से आप frequency को denote करते हो, ठीक है. And frequency is 1 upon the time period, because what is frequency? You're calculating the number of vibrations made in 1 second. तो आप कहीं ना कहीं ये दोनों आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि इसमें भी आप टाइम को देख रहे हो कि उतने टाइम में उसने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट किए. तो टाइम पीरियड इज आल्सो इंक्लूडेड इन फ्रीक्वेंसी. तो बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज 1 अपॉन में टाइम पीरियड, एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज योर हर्ट्ज. फाइन. तो सिमिलरली जैसे इसका f इज इक्वल टू, मेक f इन अ मोर एप्रोप्रिएट वे. सो दिस इज f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. अब टाइम पीरियड को इधर लिया और f को इधर लिया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट बोथ. अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो टाइम पीरियड को रख दो, और अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी रख दो, एंड यू विल गेट द आंसर. फाइन. टाइम पीरियड सेकेंड्स में ही होता है, तो उसकी ये क्या है, सेकेंड्स में यूनिट है, राइट. नाउ अगर आपको किसी चीज़ का टाइम पीरियड बनाना है, तो आप ये बॉब की लेंथ, ये जो है ना जिससे बॉब कनेक्टेड है, अगर आप ये लेंथ इंक्रीज कर दोगे वो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. लेंथ को जितना डिक्रीज करोगे टाइम पीरियड उतना डिक्रीज हो जाएगा. So I hope I'm clear. So are you clear with the relationship between time period and frequency? Because frequency is nothing but the number of vibrations made in 1 second or made in a particular second. तो इसी वजह से टाइम पीरियड भी फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड कर जाता है. Now one more thing, if the time period is not given you directly, ठीक है, for example, now let us see, let's have a look at some of the examples of frequency, क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में. So we are just going to do these examples. For example, I have a question which says a pendulum take 15 oscillations in 5 seconds. एक pendulum 15 oscillations कर रहा है in 5 seconds. Now you have to find out the frequency. Now see, number of oscillations कितनी है आपकी, 15, and time taken क्या है, 5 seconds, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यू विल पुट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितनी ऑसिलेशंस की हैं उसने, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है. your number of oscillations are 15 and how much time has it taken, 5, so it will be 3 hertz, यानी कि वो 3 times oscillate किया. फाइन. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी. अगर डायरेक्टली टाइम पीरियड इज गिवन टू यू, देन यू आर गोइंग टू पुट फॉर्मूला 1 upon t. If time period is not given to you, oscillation and number of seconds are given to you, then you are going to put it like this: number of oscillations divided by time taken. Fine. So you can call it, it has frequency कितनी है इसकी, 3 hertz, और you can say 3 oscillations per second. 3 oscillations की है इसने हर एक सेकेंड में.
So similarly, they can give you any number 45 oscillations दे दी, time कुछ और दे दिया, and then they'll ask you to find out the frequency. So you just need to put this formula. Fine. So I hope class this is clear to you. Now let's have a look at one more example. Now they've given you frequency of 10 hertz. आपको frequency दी है 10 hertz की. Now they're asking you to calculate the time period. Now you know time period is 1 upon frequency. So you're going to write 1 upon 10, which is your 0.1. So your time period is going to be 0.1 seconds. Fine. So this is how they're going to give you different examples on frequency and time period, and you should know how to calculate all of them. Now class, so let's move on to characteristics of sound.